हेलो माय डियर फ्रेंड, इनका नाम है लवकुश प्रजापति। ये विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले से है। इनका डीआरडीओ में एक नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरिट में नाम नहीं आ पाया। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि इसके लिए इन्हें क्या प्रिपरेशन करी थी, क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी और क्या ऐसी एरर रह गई, क्या ऐसी प्रॉब्लम रह गई कि जिनकी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बेसिकली हम आज ये वीडियो में इनसे यही जानना चाहेंगे कि इन्हें मतलब पीजीसीएल में अप्रेंटिस भी करा है, उसके बाद इनका डीआरडीओ का एग्ज़ाम था, तो डीआरडीओ का एग्ज़ाम इनने अप्रेंटिस के साथ में ही प्रिपरेशन करी थी। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिनको इनको फेस करना पड़ा, जिनकी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसी की बेसिकली उसी की इसमें हम आज ये वीडियो अपलोड शूट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे, इनसे जानना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें क्या प्रॉब्लम, आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो इनका आंसर देंगे। तो स्टार्ट करें। तैयारी के लिए प्रेरणा यहाँ से मिली हमको कि जब मैंने 12th पास करके अपने गांव से मैं सिटी के लिए आया आईटीआई यानी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। तो जो मेरे भैया जी हैं तो पढ़ाई करने के लिए आईटीआई में एडमिशन करा दिए। और जब मैंने टीचर से मिला तो मैंने पूछा कि आईटीआई से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या आगे चल के मैं बन सकता हूँ। साइंटिस्ट बनना चाहें तो आपको डीआरडीओ में भी ऐसे ऑप्शन मिलते रहते हैं, इसरो में, नासा में, कहीं भी आप जा सकते हैं। और अदर सारी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप तैयारी करके आईटीआई बेसिस से जा सकते हैं। मैं एक जगह आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने 12th किया, हाँ, उसके बाद में आपने आईटीआई करा, आईटीआई की। उसके बाद में मैंने ऐसा सुना है कि आपने आईटीआई में पढ़ा है भी। तो हाँ, उसका एक्सपीरियंस भी आप बच्चों से शेयर कीजिए ताकि वो। हाँ, तो मैंने जब आईटीआई में फर्स्ट ईयर में पढ़ा और पढ़ने के बाद जब फर्स्ट ईयर मैंने पास हो गया तो सेकेंड ईयर में जैसे ही आया तो मैं फर्स्ट ईयर के नए बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। प्रैक्टिस उस टाइम पे मेरी चालू हो गई पढ़ाने मतलब की। आप सेकंड ईयर में रनिंग कर रहे थे और फर्स्ट हाँ, ईयर के बच्चों को उसमें पढ़ा भी रहे थे हाँ, पढ़ाना चालू कर दिया साथ था में ही? साथ में। ओके। तो जब मैं सेकेंड ईयर में फिर से आ गया तो उस टाइम पे कोरोना लग गया। ओके। तो कोरोना में मैं सेल्फ स्टडी किया और उसका एग्जाम की अपनी तैयारी भी किया, क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज वगैरह नहीं लगती थी। कॉलेज की मैं तैयारी किया, अपना भी एग्ज़ाम दिया। और अपने एग्ज़ाम से पूर्व, अपने एग्ज़ाम से पहले मैंने कॉलेज में 2 कॉलेज में पढ़ा चुका था। रीवा के 2 कॉलेज में मैंने पढ़ा चुका था। रीवा में ही? हाँ, ओके। तो मेरी एग्ज़ाम हुआ नहीं था, उससे पहले ही मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था, कहने का तात्पर्य है। और फिर मेरा एग्ज़ाम हुआ तो उसमें थ्योरी में अच्छे नंबर आए, 92 नंबर आ गए थे। चूँकि उसमें मैंने पढ़ाई नहीं कॉलेज में की थी, मैंने सेल्फ स्टडी की थी, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, उस टाइम पे स्ट्रगल करना पड़ा। जी जी। तो फिर अच्छा नंबर आ गया था और अच्छे परसेंट भी बन गए थे। तो आईटीआई मैंने कुछ इस तरीके से पास किया, अच्छे परसेंट से पास हो गया आईटीआई। और आईटीआई में पढ़ा और पढ़ाया भी। कुछ इस प्रकार से मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा। ओके। उसके बाद में ये बताइए कि यहाँ पे भिलाई में आपका प्रिपरेशन करने के लिए आना कैसा हुआ, आपको किसने गाइड करा, यहाँ पे आपका पहले से कोई फ्रेंड था या अकेले आए थे? उसके बारे में बच्चों के, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी करने के लिए आना तो चाहते हैं लेकिन घर से ही डर जाते हैं, मम्मी पापा रोक देते हैं कि वहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे। तो वो भी बता दीजिए बच्चों को कि अगर उनको तैयारी करना है या घर से वो बाहर निकलते हैं फर्स्ट टाइम, तो घर का एक अलग ही माहौल होता है। उसके बीच में आपने कैसे डिसीजन लिया, या आपके साथ में कोई था फ्रेंड आने वाला है, या आप अकेले आए थे? उस बारे में भी थोड़ा डिस्कस कीजिए। मैंने जब आईटीआई पास कर लिया था तो आईटीआई में पढ़ाना भी चालू कर दिया था। फिर दूसरे आईटीआई में मैंने पढ़ाना चालू कर दिया। अपने आईटीआई में तो मैं प्रैक्टिस कर लिया था। दूसरे आईटीआई में जब मैंने पढ़ाने को गया तो जो मेरे सर लोग थे, मेरे सीनियर सर थे, तो वो हमें देखे और इंटरव्यू लिए। हमारे इंटरव्यू के अकॉर्डिंग बोले कि आप यहाँ तैयारी करेंगे तो जितना आईटीआई के सिलेबस से उतनी ही जानकारी ले पाएंगे। यदि आईटीआई के कुछ ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं और अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको फिर जाना चाहिए भिलाई। क्योंकि भिलाई के एक माने जाने टीचर हैं जो गुप्ता सर टेक्निकल के नाम से उनकी क्लासेस चलती है। वहाँ से हर साल बहुत सारे लड़के बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में जाते हैं। और ऐसे करके इंडिया के प्रत्येक कोने में उनके इंजीनियर बनाए हुए बच्चे हैं। मतलब जी। इस प्रकार से कुछ हमको मोटिवेट किए हमारे सर। और उनके द्वारा फिर मैंने यहाँ भिलाई आने का प्रणय लिया। और हमको भी ऐसा लग रहा था कि हम अकेले जाएंगे, पहली बार जाएंगे, कभी देखे भी नहीं है, तो कैसे जाएंगे, कैसे पहुँच पाएंगे। फिर मैंने संकल्प लिया कि हमको जाना ही है, घर तो त्यागना पड़ेगा, ये कुछ अच्छा करना है। तो मैंने ऐसे ही सर से फिर राय लिया और उनका गुप्ता सर का नंबर मैंने लिया, उनसे बात किया और उन्होंने हमको बुलाया। मैंने भिलाई आया, उनसे मिला और फिर वहाँ से हमने भिलाई आकर गुप्ता सर से क्लासेस अटेंड किया और वहाँ से मैंने तैयारी चालू मतलब कर आप दिया। घर से भिलाई अकेले आए थे? हाँ, घर से भिलाई में अकेले आया था। हमको कैसे, मतलब किसी से कांटेक्ट किया होगा या कांटेक्ट सर वही सर हमारे से किया? सर नंबर दे दिए थे कि पहले आप जाना है, आपको यहाँ रीवा से जाना है, पहले आपको सतना के लिए ट्रेन मिल जाएगी। इस प्रकार से रास्ता पूरा मैप समझा दिए थे कि आपको ऐसे ऐसे जाना है। और मोबाइल का हेल्प मैंने गूगल से बहुत हेल्प लिया था, क्योंकि रास्ता बताने में मेरा गूगल बहुत हेल्प किया था। तो इस तरह से मैं गुप्ता सर के यहाँ आ गया और यहाँ तैयारी अपनी मैं चालू कर दिया। जी।
उसके बाद में तैयारी के साथ में फिर आपका उसके बाद में आप पीजीसीएल में अप्रेंटिस करने के लिए यहीं से गए थे ना? हाँ, तो वो कैसे जाना हुआ तो तैयारी को मैंने बीच में छोड़ जब के? तैयारी करने इधर आ गया था समथिंग 20 नवंबर 2021 में मैंने तैयारी करने यहाँ आ गया था। जी। नवंबर में मैंने तैयारी किया, दिसंबर में किया, जनवरी में किया। समथिंग 2 से ढाई महीने मैंने तैयारी किया है भिलाई में। इसके बाद मेरा अच्छा परसेंट होने के कारण आईटीआई में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, उसमें गवर्नमेंट में पीजीसीएल ट्रेनिंग के लिए चयनित हो गया था। 1 वर्ष की जो ट्रेनिंग होती है, अप्रेंटिसशिप उसको बोलते हैं, तो उसमें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंगरौली में मेरा नाम आ गया। तो फिर मैं गांव गया था 21 जनवरी 2022 को मैं गांव गया था। तो वहाँ फिर जो डीजीएम होते हैं तो वो कॉल किए कि बेटा आपका नाम आ गया है, आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं? मैं बोला कि जी सर मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने 1 साल अप्रेंटिस किया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से सिंगरौली से। स्टडी रनिंग ही रखा था तब? हाँ, वहाँ मैंने जो 2 महीने अपनी तैयारी यहाँ किया था, उस तैयारी को मैंने ऑनलाइन कार्यरत रखा। जो गुप्ता सर का वो हाँ, ऑनलाइन भी जो चलता है गुप्ता ना? सर पढ़ाते थे वो ऑनलाइन भी पढ़ाते थे, ऑफलाइन भी पढ़ाते थे। तो उस ऑनलाइन को मैं डेली ड्यूटी जाते थे, तो वहाँ ऑफिस में भी पढ़ते थे और ऑफिस का भी वर्क करते थे। और जब रूम आते थे तो उनका डेली का मैं 7:30 बजे क्लास अटेंड करता था। ये मेरा एक शेड्यूल रहता था तैयारी करने का। तो मैं इस प्रकार से ऑनलाइन से क्लासेस पूरा कर लिया था। एक बार मेरा पूरा रिवीजन, एक बार कहें तो मेरा पूरा सिलेबस हो गया था ऑनलाइन से। गुप्ता सर जो टेक्निकल पढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम आपने पूरा ऑनलाइन ही प्रिपरेशन हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन किया, 2 महीने किया था यहाँ ऑफलाइन आके। ओके। उसके बाद में डीआरडीओ का फॉर्म, डीआरडीओ का आप मैंने सुना कि आप एक नंबर से मिस कर गए, उसका रिजल्ट आया तो हाँ। 1 नंबर से मिस कर गए, तो वो उसका कैसा प्रिपरेशन हुआ? मतलब यहाँ से आप भिलाई से चले गए तो उसका फॉर्म तो पहले ही फिल कर दिया था, वहाँ जाने के बाद में वैकेंसी निकला था वो? जब मैं अप्रेंटिस कर रहा था तब ऑफिस में टाइम मिलता तो मैं सरकारी रिजल्ट पे चेक करते रहता कि कोई वैकेंसी आई कि नहीं। जो पावर ग्रिड के एम्प्लॉय रहते थे, इंजीनियर रहते थे और मैनेजर रहते थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी से बात करते थे। उन्होंने गाइड किया कि आप वैकेंसी को देखते रहा करिए और अच्छी तैयारी आपकी चल रही तो ठीक है, आपका कहीं न कहीं हो जाएगा, ऐसे करके मोटिवेट करते रहते थे। वो भी बहुत अच्छी मोटिवेशन देते थे, वहाँ से हमको बहुत प्रेरणा मिली। तो मैं जब टाइम मिलता तो सरकारी रिजल्ट खोल के और अन्य वेबसाइट से देखते रहता कि हाँ वैकेंसी आई है। तो डीआरडी को मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, वो जब पावर ग्रिड में मैं अप्रेंटिस कर रहा था तभी अप्लाई किया था। फिर वहाँ से रहकर ही तैयारी करना मैं चालू कर दिया था। यहाँ से क्लासेस तो चलती ही थी और उसी बीच में फिर पेपर भी मेरा डीआरडीओ का आ गया था। तो पेपर देने में गया था समथिंग आपका 6 नवंबर को मैं पेपर देने गया था। तो 6 नवंबर को पेपर देने गया था सन 22 में। तो पेपर तो अच्छा गया था, डीआरडीओ का पेपर बहुत ही अच्छा गया था क्योंकि उधर साइड मेहनत मैंने बहुत किया था। तो उसमें जब रिजल्ट आया, अभी आपका रिजल्ट आया है 21 फरवरी 2023 को रिजल्ट आया है डीआरडीओ का, जिसमें से मेरा 1 नंबर से चयनित होने से बाकी रह गया था। तो उसमें जो मेरी कट ऑफ है तो 98 गई थी और जो मेरा मार्क्स है वो 97 नंबर था। कहें तो 1 नंबर से मेरा चयनित होने से उसमें रह गया था। तो उसमें बहुत ही आहत हुआ चूँकि मेहनत मैंने बहुत किया था, तो उसमें चयनित नहीं हो पाया। बाकी हमको पूरा उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा। मैंने स्किल टेस्ट के लिए एक डीआरडीओ में एक रहते हैं मेरे पहचान के, जहां मैं अप्रेंटिस करता था पावर ग्रिड में, उनके दोस्त थे तो उनसे पहचान हो गई थी। तो बोले कि आप स्किल टेस्ट की तैयारी कीजिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका डीआरडीओ में हो जाएगा, एग्जाम्स निकल जाएगा। तो मैंने तैयारी करना चालू कर दिया था स्किल टेस्ट का। वैसे भी स्किल टेस्ट में जो मेरा प्रैक्टिकल था तो मैंने आईटीआई में जो पढ़ा रखा था 1 साल, तो उसमें मेरा प्रैक्टिकल तो ठीक ठाक था, उसमें हमको दिक्कत नहीं थी। ये था कि हो ही जाएगा मेरा, जो कि 1 नंबर से रह गया तो उसी में थोड़ा हमको दिक्कत आ गई, फिर नहीं हो पाया। तो मेरे अभी आपसे मेन क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका डीआरडीओ में 1 नंबर से नहीं हो पाया, 1 नंबर से आप मिस कर गए या मेरिट में नाम नहीं आ पाया, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप भी तैयारी ही कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ अभी कि अभी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं कोई भी अदर एग्जाम की या गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उनको शुरू से लेकर ऐसी क्या मतलब प्रॉब्लम होती है जो उनको फेस करना पड़ता है? और जो आपका 1 नंबर से मेरिट में नाम नहीं आ पाया तो कोई ना कोई उसमें रीज़न रहा होगा, तो आपकी कहाँ मतलब तैयारी में आप चूक कर गए जो उनको अभी नहीं करना चाहिए? या जब कोई बच्चा नई सिरे से स्टार्टिंग शुरू करता है, प्रिपरेशन करता है किसी भी जॉब के लिए, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई उसको करना रहता है, तो उसके लिए बेसिकली मेरे को ये क्वेश्चन चाहिए कि ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि उनको क्या मतलब शुरू से ध्यान देना चाहिए उस एग्ज़ाम के लिए, और क्या वो चूक नहीं करे जो आप कर चुके? या होता ही है, इंसान गलतियों से ही सीखता है, कोई मतलब सीखता तो है नहीं पहले ही। नहीं, तो जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एडवाइस ये देना चाहेंगे कि जैसे ही तैयारी मैं कर रहा हूँ,
फिर से तो एडवाइस ये रहेगी कि जो तैयारी कर रहे हैं जिस चीज़ की, तो उसमें पहले उसका सिलेबस जानना जरूरी है। सिलेबस जानना, या सिलेबस जो उसमें डीआईडी का था तो अपना 80 नंबर का था टेक्निकल और 40 नंबर का था नॉन टेक। तो टेक्निकल तो स्ट्रांग ही होना चाहिए। नॉन टेक में चूंकि टेक्निकल पढ़ने वाला बंदा नॉन टेक उतना स्ट्रांग नहीं कर पाता, यदि नॉन टेक भी स्ट्रांग है तो फिर उसकी चांसेस ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि नॉन टेक ज़्यादा थोड़ा इम्प्रूव करता है मेरिट में लाने का। तो जो टेक्निकल है तो टेक्निकल को पढ़ाई करने के लिए सिलेबस को एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए अच्छी तरह से। बेसिक कंसेप्ट तो बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा इजी आ जाता है तो फिर बनता नहीं, उसका रीजन ये होता है कि बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाते हैं। मतलब अगर अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहे तो इजी क्वेश्चन भी हमसे नहीं बन पाएगा। हाँ, उसी क्वेश्चन पे आप अटक जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे एरर, छोटे क्वेश्चन जो रहते हैं तो वो नंबर को इम्प्रूव करने से वो रह जाता है उससे। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है। और आपका सिलेबस तो शुरू से और लास्ट तक जो आईटीआई की होती हैं तो वो पूरा कंसेप्ट क्लियर के साथ साथ एक बार पूरा होना ही चाहिए। और जो आपकी नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक में तो थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ ना कुछ टाइम दे के पढ़ाई करते रहना चाहिए, 2-4 घंटे डेली का, कि नॉन टेक में भी हम टाइम दें और उसकी भी प्रिपरेशन करें। जो मेरी गलती रह गई जानबूझ के कि उसमें 2 क्वेश्चन हमको याद आ रहे हैं कि ऐसे एक खतरा का चिन्ह था। हम अक्सर ही कहीं देखते हैं तो ट्रांसफार्मर में कहीं भी देखते हैं कि तो खतरा का जो चिन्ह होता है उसकी आकृति ट्रेंगल आकार की होती है, उसका बैकग्राउंड होता है येलो। जबकि जो एग्जाम में क्वेश्चन जो आ गया था तो उसकी जो आकृति थी वो ट्रेंगल ही दिया था, लेकिन बैकग्राउंड कैसा दे दिया था, रेड दे दिया था। अच्छा, इसमें बहुत कंफ्यूजन करता है हाँ, ना? ये छोटा सा कंफ्यूजन आज मेरा एक सपने को लेकर बहुत मतलब दुखद की बात है कि सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया, एक छोटा सा क्वेश्चन। क्योंकि आपने मतलब मेहनत उसके लिए बहुत करी थी और वो क्वेश्चन आपने पढ़ा भी था, लेकिन बात यही हुई कि आप उसको बेसिक मतलब आपका क्लियर नहीं था, तो इसके उस एक क्वेश्चन की वजह से, सिर्फ वो कलर की वजह से, हाँ, है ना, तो अगर आप वहाँ पे अगर ध्यान दे देते तो आज शायद आपका डीआरडीओ में मेरिट में नाम आ जाता। हाँ, तो मतलब अपन जब प्रिपरेशन करते तो पूरा फोकस होकर करना चाहिए उसको। हाँ, आप यही करना चाहते हैं इससे? हाँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे एक एग्जाम क्वेश्चन याद आ रहा है कि अपने एमपी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो एमपी का जो जीके क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेलवे जंक्शन कहाँ है, तो वो होता है इटारसी में। तो मैंने भोपाल कर दिया। ये भी एक छोटी सी बहुत गलती कर दिया था, क्योंकि इससे 2 साल पहले मैंने उसको पढ़ा था, लेकिन फिलहाल में मैं पढ़ा नहीं था उसको, तो हमको याद नहीं आया, भूल गया था। तो ये एक छोटी सी गलती है भी। काश ऐसे किसी के साथ ऐसा मिला होता कि हाँ जीके से रिलेटेड, एमपी की जीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन के चर्चा किया होता तो ये भी गलती ना होती। तो 2 गलती हम तो जानबूझ के, ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई थी जानबूझ के। तो वो 2 नंबर बढ़ जाते क्योंकि आपका हाँ, 2 नंबर मिल जाता तो आराम से मेरा तो हो ही जाता, क्योंकि शायद कुछ ही पॉइंट की वजह से आप मिस कर गए। हाँ, कुछ ही पॉइंट से। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि अभी मतलब वो रीज़न भी हो गया तो लोगों सर आपका अभी डीआरडीओ में चूँकि नहीं हो पाया, तो आप पीजीसीएल में थे, तो मैंने सुना कि आप जॉब छोड़ के यहाँ आ गए हो, तो अभी आप किस तरीके से मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो? क्या आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो कि उसके लिए आप, चूँकि सपना जब टूट जाता है तो दर्द भी होता ही है, कैसे उस दर्द को कंट्रोल किया आपने? हर्ट तो होता ही है। उस टाइम में अप्रेंटिस के दौरान मैंने 4 से 5 घंटे ही पढ़ने को हमको टाइम मिलता था, क्योंकि ऑफिस भी जाना रहता था। अब फिर से आ गया हूँ मैं तैयारी करने के लिए इधर, तो इधर 7 से 7.5 घंटे मेरी क्लासेस रहती है नॉन टेक की, क्योंकि नॉन टेक की वजह से भी हो सकता है कि मेरा नंबर उसमें कम रह गया हो। नॉन टेक की प्रिपरेशन नहीं करी थी आपने कुछ भी? नॉन टेक की मैं सेल्फ स्टडी करता था, वैसे कोई क्लास परचेस नहीं किया था, सेल्फ स्टडी करते थे। और इस बार मैंने क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ नॉन टेक की। 7 से 7.5 घंटे ओनली नॉन टेक की क्लासेस मेरी रहती है, और 1.5 घंटे की टेक्निकल की क्लासेस रहती है, जो कि मैंने पूरा ऑनलाइन कर लिया था, उसको फिर से ऑफलाइन कहें तो रिवीजन चल रहा है मेरा। तो ये तैयारी चल रही है, समथिंग 8 साढ़े 8 घंटा हो जाता है। मतलब तो टेक्निकल का सिर्फ रिवीजन चल रहा है? हाँ, और नॉन टेक की कोचिंग चल रही है? हाँ, तो इस प्रकार से 8 से साढ़े 8 घंटे मेरी कोचिंग चलती है। इसके बाद जो टाइम मिलता है तो पूरा पढ़ाई में ही लगाते हैं, इधर उधर तो घूमने का कम ही मौका मिलता है, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस हो जाते हैं, उसको रिवीजन भी करने होते हैं। तो इस प्रकार से तैयारी में थोड़ा मेहनत करना पड़ा है इस बार, क्योंकि 1 नंबर तो बहुत ही घातक होता है। 6-7 नंबर रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता, पर 1 नंबर तो बहुत ही घातक होता है। इसके लिए वो आग अभी भी सीने में जल रही, जिसके वजह से मेरा हो नहीं पाया था, उस आग को बुझने नहीं दे रहा हूँ। वो तो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि जब रिजल्ट आया था तो हम साथ में ही थे, तो मैंने भी देखा था कि जब हमने देखा था तो बहुत ही मतलब दुखद